Hi everyone, welcome to first सर lecture. स्क्रीन हाँ, शेयर करो. okay, sorry. Is the screen visible to everyone? Screen visible है सबको? यस सर. यस सर. Okay. Thank you. So, hi everyone, welcome to the first lecture of the GST in Tally Prime. So, might be 3 to 4 lectures will be for the theory. That after theory, we are going to start our practical lectures. GST theory lectures we are taking, that is the fundamentals of the GST. It will not be go in depth of the GST, which you will get into the कॉमर्स का सिलेबस में मिलेगा, जो theoretical portion रहेगा. We will not focus on that. We will focus on practical reality, which will be helpful us for passing out the voucher entry. So let's start. So I will make the PowerPoint presentation. Okay. So GST full form is called as a goods and service tax. Okay, यानी goods and service tax, यानी goods में जो भी हम लोग सप्लाई करेंगे या हम लोग जो भी सेल करेंगे, परचेस करेंगे, या सर्विसेज जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस ऑल चीज़ों पे जो भी टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो इन दिस सेशंस वी आर, आज का जो थ्योरी रहेगा उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कंप्लायंस, ब्रीफ, व्हाट विल चेंज, प्रिपेयरनेस एंड कंसिक्वेंस, ये सब चीज़ें हम लोग थ्योरी लेक्चर में देखने वाले. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू जीएसटी. ओके, सो फर्स्ट amendment 122 is the GST incorporation in India. यानी amendment 122 through India में GST incorporated. Under the legislations, central cannot be charged on the sales of the goods. यानी जब GST नहीं था तो central यानी आपका ऑल ओवर द इंडिया में जो यूनिक टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल. और स्टेट यानी जैसा महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, दैट आर द डिफरेंट स्टेट. जो लेगिस्लेशन था, सेंट्रल कैन नॉट चार्ज ऑन द सेल्स ऑफ द गुड्स. ओके, तो गुड्स सेल्स के ऊपर सेंट्रल कुछ नहीं करता था. एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट चार्ज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज. यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इसके ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो सेंट्रल को चले जाते थे, और गुड्स के ऊपर जो भी चार्जेस लगते थे दैट गोज टू दी स्टेट. यानी स्टेट का रिवेन्यू जो था वो आपका रिवेन्यू पहले, यानी जीएसटी के इम्प्लीमेंट करने के पहले वो गुड्स का सेल्स के ऊपर था, और सेंट्रल का जो रिवेन्यू था वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री पे था. अंडर द अमेंडमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर जॉइंटली टू लेवी द टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जब 122 अमेंडमेंट आ गया, उसके अंदर क्या हो गया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन जॉइंटली टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो सर्विसेज और गुड्स के लिए अलग अलग चार्ज सेंट्रल और स्टेट अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे, अभी वो क्या कर रहे हैं, जॉइंटली दोनों यूज कर रहे हैं. अ सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिवॉल्यूशन इन आवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. यानी जब से 1947 से इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, तब से फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रिवॉल्यूशन आ गया. यानी रिवॉल्यूशन यानी क्या हो गया, उसके पहले अमेंडमेंट आ गए थे, नया टैक्स आ गया था, जैसे सीएसटी था, बाद में वैट आ गया, ऐसे अलग अलग टैक्सेस नए आ गए या परसेंटेज चेंज हो गए. लेकिन एक टैक्स निकाल के दूसरा टैक्स, ऐसा चीज कभी भी नहीं आया था. दैट इज द फर्स्ट टाइम हैपन इन इंडिया, दैट इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन. नाउ व्हाट इज अ ब्रीफ या लोगो या स्लोगन ऑफ द जीएसटी या मेन कोर ऑफ द जीएसटी? इट इज अ वन टैक्स, वन नेशन, वन मार्केट. यानी क्या, एक ही टैक्स रहेगा, वन टैक्स यानी जीएसटी एक ही टैक्स लगेगा. वन नेशन, ऑल ओवर कंट्री इंडिया में. वन मार्केट यानी क्या रहेगा, आप कौन से भी मार्केट, वन मार्केट यानी आप गुजरात में भी जाएंगे तो भी जीएसटी मिलेगा, आप कर्नाटक में जाएंगे तो भी जीएसटी मिलेगा, आप झारखंड में जाएंगे तो भी जीएसटी मिलेगा. सो एक ही मार्केट आपका, उस मार्केट में जाएगा तो कोई दूसरा कुछ बोलेगा, कोई दूसरा कुछ बोलेगा, इट विल नॉट बी हैपन. Now, GST is a outright business reform, not just a tax reform. यानी टैक्स रिफॉर्म मैंने पहले ही बोला कि इट इज नॉट कि मैंने एक टैक्स बंद किया और दूसरा टैक्स चालू किया. इट इज नॉट कि मैंने एक टैक्स में अमेंडमेंट किया, नया टैक्स लाया या टैक्स का परसेंटेज किया. इट इज अ टोटली न्यूली एक टैक्स निकल के दूसरा टैक्स. सो यहाँ पे देखो, नाउ
जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. क्या है? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड यानी क्या? जीएसटी यानी गुड्स जहां पे जाएंगे वहां पे टैक्स लगेगा. सर्विसेज जिसको दिया जाएगा उसको टैक्स लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, excise tax apply on the manufacturing and VAT apply on the sales of the goods, but overall GST is only destination based consumption tax. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन है. कंजम्पशन यानी मेरा सर्विसेज फाइनली कौन कंज्यूम कर रहा है, मेरा गुड्स फाइनली कौन कंज्यूम कर रहा है. कंज्यूम कर रहा है जो यूटिलाइज करेगा उस गुड्स को वो पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन पे करेगा. दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. नाउ हाउ इट इज वी आर गोइंग टू सी अहेड. ये कैसा है हम लोग आगे देखेंगे. नाउ जीएसटी इज अ हाईली कंप्लायंस ड्रिवन टैक्स. क्या है? जीएसटी इज हाईली कंप्लायंस ड्रिवन टैक्स. कंप्लायंस यानी रूल्स रेगुलेशंस उसमें हाई रहेंगे. नाउ वाई जीएसटी? जीएसटी के बेनिफिट क्या क्या हो गए? देखो, पहला है सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर. सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि पहले इसमें क्या था, वैट रहेगा तो स्टेट में था, दूसरे स्टेट में जाते तो सीएसटी लगता था, फिर एक्साइज अलग से लगता था, फिर सर्विस टैक्सेस का. सो ये बहुत कॉकटेल था पूरा. ओके, यानी हर एक स्टेट उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशन चेंज करता था. अगर मैं गुजरात में डील करना है तो मुझे गुजरात के वैट का रूल्स रेगुलेशन सब रीड करना पड़ता था. सो इट इज क्वाइट हेक्टिक. सो वो सब निकाल के हम लोगों ने क्या किया, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया. नाउ इलिमिनेटिंग कैस्केडिंग एंड टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट. अभी नाउ इलिमिनेटिंग कैस्केडिंग एंड टैक्स ऑन टैक्स यानी क्या है? कैस्केडिंग यानी क्या रहता है और टैक्स ऑन टैक्स क्या रहता है? देखो, टैक्स ऑन टैक्स यानी क्या रहता है? समझ लो मैंने मैन्युफैक्चरर था, वो मैन्युफैक्चरिंग ने एक्साइज लगाया. जब डीलर आगे डील कर रहा है तो उसको एक्साइज लगा सकता है क्या? नहीं. तो वहां पे एक्साइज क्या होता था, खत्म हो जाता था. और वो क्या होता है डीलर के लिए एक्सपेंसेस. ये एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा आपको. तो वो जो एक्साइज था वो डीलर के लिए क्या हो जाता था, एक्सपेंसेस हो जाता था. तो वो क्या होता था, वो प्राइस में ऐड हो जाता था और वो टोटल प्राइस के ऊपर आगे का टैक्स लगता था. यानी क्या हो गया, टैक्स का जो अमाउंट था उसके ऊपर भी टैक्स लग गया. दैट इज टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट. इलिमिनेटिंग कैस्केडिंग यानी क्या? समझ लो मैं अभी डील कर रहा हूँ, मेरा आगे का डीलर डील कर रहा है, वो वैट लगा रहा है स्टेट टू ही, लेकिन उसने अदर स्टेट में दिया. अभी अदर स्टेट में दिया तो वैट इधर ही कट हो गया और वहां पे सीएसटी लग गया. तो इलिमिनेटिंग कैस्केडिंग यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक टैक्स बंद होकर दूसरा टैक्स चालू. यानी जैसा हम लोगों ने एक्साइज खाली मैन्युफैक्चर ने लगाया, डीलर उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सका. सो दैट इज इलिमिनेटिंग कैस्केडिंग. ओके, देन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम. जीएसटी पूरा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही है. देर इज नो मैनुअल रिटर्न फाइलिंग, देर इज नो पेपर वर्क और एनीथिंग. सो इट इज टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम and it increase revenue. Now how it increase revenue we will see ahead. Okay, now highlights of the GST. देखो यानी जो मेन चीज़ें क्या है जीएसटी के. सो देखो, कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट अक्रॉस द कंट्री. यानी पूरा कंट्री में कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट. सो व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड लिमिट? कैन एनीवन टेल? थ्रेशोल्ड लिमिट यानी क्या रहता है? सर लिमिट अप टू मतलब उसके ऊपर गया तो टैक्स भरने का, ऐसा लिमिट बोलते हैं. Yes, जैसे okay. अपना टीडीएस में दिया है ना एक प्रोफेशन, मतलब हर एक सेक्शन में अलग अलग दिया है. प्रोफेशन का अलग, अपना क्या बोलते हैं, कंपनी का अलग रहता है, इंडिविजुअल अलग रहता है, ऐसा. ओके, गुड. तो उससे थ्रेशोल्ड लिमिट. या ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी क्या रहता है? थैंक यू. थ्रेशोल्ड लिमिट यानी क्या रहता है? अगर आपको टैक्स लाइबल है तो आप टैक्स लाइबल कब से है? फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ द बिजनेस है या स्क्रैच ऑफ द इनकम है? सो ये क्या रहता है, उसको एक लिमिट दिया जाता है. यानी आपका टर्नओवर इतना इतना हो जाएगा, देन यू आर लाइबल टू पे द टैक्सेस. सो दैट लिमिट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड लिमिट. सो वो क्या रहता था, पहले सर्विस टैक्स के लिए अलग था, वैट के लिए अलग था, तो ऐसे अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग था. लेकिन इन जीएसटी ऑल ओवर द इंडिया देर इज अ कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट अक्रॉस द कंट्री. यानी कौन से भी स्टेट में, किधर भी इंडिया में कहाँ पे भी जाओ, जीएसटी का थ्रेशोल्ड लिमिट कॉमन मिलेगा. देन कंटिन्यूटी ऑफ टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द सप्लाई चेन टिल इट रीचेस द कंज्यूमर. कंज्यूमर यानी कंजम्पशन करने वाला कौन है? दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर. यानी कंज्यूमर यानी कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है. ओके, सो यहाँ पे देखो, टैक्स क्रेडिट सप्लाई जितने भी हो जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा हम लोग आगे देखेंगे इन टूडे सेशन ओनली. टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द सप्लाई चेन टिल इट रीचेस द कंज्यूमर. यानी
टैक्स क्रेडिट इन बिटवीन जितने भी डीलर है वो टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं जब तक वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता. देन एलिमिनेशन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट. देन पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन. व्हाट इज पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन? कैन एनीवन एक्सप्लेन what is the benefit of PAN based registration and why it is PAN based registration? PAN is a Parvana account number, so every one person have the PAN number because on the PAN base they are allotted, and they pay the income tax actually. So they are that's why they have registered on PAN base. Okay, anyone? And it's a individual unique number actually. Yeah, I got it. Anyone? One-time registration, irrespective of any state, you only have to register once. Okay, that is good point. And any another? Why they implement on PAN base? And what is the reason behind? Main reason behind it? It is very easy for them to track down how many Yeah, good. their business Yeah, exactly. person has how many And everyone should have the PAN number actually. So Nah, according to it the is income not tax law, like it is not like that one. according to income tax law, Nah, everybody- for individual company also you can take the PAN number. So it is not the person call no ki it is a PAN base or what. For the company you can also have the PAN number. Okay. Yeah. Okay. Lakshmi, as Lakshmi said actually, why it is PAN based registration? PAN based registration means what exactly? Before GST, what happens actually? If the tax limit is of 10 lakh या 20 लाख, समझ लो एक बिजनेस का 20 लाख एंड अबव जाता है तो ही हैज टू पे द टैक्स. टू गेट रीड ऑफ द टैक्स, बिजनेसमैन क्या करते थे, नया कंपनी चालू कर देते थे एंड वो टर्नओवर नया कंपनी में शिफ्ट कर देते थे. तो यहाँ पे 20 लाख का टर्नओवर होने के पहले ही वो क्या कर रहा है, दूसरा कंपनी चालू कर रहा है, उसके ऊपर वो टर्नओवर दिखा रहा है. तीसरा कंपनी चालू कर रहा है, तीसरे कंपनी के ऊपर वो टर्नओवर दिखा रहा है. उसके वजह से क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट. नाउ कंपनी उसके एक ही प्रोपरेटर है बट ही हैज अ 4 to 5 different companies through which he is balancing his turnover. नाउ इसके वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलने वाला था वो कम हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन करना. तो आप प्रोपरेटर है और आपके नाम से 5 कंपनी रहेगा, तो प्रोपरेटर एक है तो उसका पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है. तो इफ ही ओपन 5 कंपनी, द थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी कंसिडर फॉर समेशन ऑफ ऑल दैट 5 कंपनी अंडर यूनिक पैन बेस. समझ में आ रहा है क्या बोलना है मुझे? अगर मैं ABC कंपनी हूँ, मैं सचिन हूँ समझ लो, और मेरा एक कंपनी है A, दूसरा कंपनी है B, तीसरा कंपनी है C, और मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख रुपीज़ फॉर गेटिंग GST रजिस्टर. मैंने अभी GST रजिस्टर किया, क्या कंपनी चालू किया तब नहीं किया. मेरा लिमिट है समझ लो 10 लाख के ऊपर हो जाएगा तो मुझे GST रजिस्टर करना है. तो ABC, तो एक कंपनी में 4 लाख हो गया, एक कंपनी में 2 लाख हो गया, तीसरे कंपनी में 5 लाख हो गया. तो तीनों का मिला के जो भी टर्नओवर रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज योर टोटल टर्नओवर टू गेट एलिजिबल फॉर योर GST एप्लीकेशन. समझ में आ रहा है? बिकॉज अंडर वन पैन नंबर दिस 3 कंपनीज आर रजिस्टर्ड. अंडर वन पैन नंबर यू हैव 3 डिफरेंट अकाउंट एज अ करंट अकाउंट्स. आर यू गेटिंग? कुछ डाउट है? Yes, sir. बाकी सब सन्नाटा है पूरा, समझे? Yes, sir. ओके ओके. नाउ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, दैट्स व्हाई दे इम्प्लीमेंट पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन. ओके. सो अगर आपको टैक्स एलिमिनेट करना है तो आपके नाम से कंपनी है, तो नाउ अभी मुझे क्या करना, दूसरे के नाम से कंपनी चालू करना पड़ेगा. मीन्स आप खुद के नाम से 3-4 कंपनी भी चालू करेंगे तो इट हैज़ टू बी कंपलसरी आपके टोटल पैन के ऊपर जितना टर्नओवर रहेगा. और एज लक्ष्मी या समवन सेड कि पैन के ऊपर जो अकाउंट ट्रेस हो जाते हैं और इजीली वी कैन summarize all turnover actually. So that is called as a PAN based registration. Then on supply based tax liability instead of removal or sale. देखो on supply base यानी क्या हो गया, यानी on supply यानी क्या होता है, जिधर गुड सप्लाई हो गया, वेदर इट इज वो मैंने ट्रांसफर किया है या मैंने सेल किया है, इट इज नॉट कंसिडरेबल. इट इज ऑन सप्लाई. मैंने जहाँ पे सप्लाई किया
वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। वैल्यूएशन मेथड ब्रॉडली ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी क्या, जो रेट एप्लीकेबल रहेगा इनटू क्वांटिटी, इसके ऊपर आपका क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो, नो एक्साइज वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन एक्सेसिबल वैल्यू, क्वांटिटी, एमआरपी। तो ये तीनों के बेस के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी विल बी ओनली ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज क्वांटिटी इनटू रेट। यानी मैंने 10 रुपए में 10 गुड सेल किया तो 100 रुपए के ऊपर मेरा जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। सो दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ब्रांच ट्रांसफर टैक्सेबल एंड क्रेडिट एलिजिबिलिटी, यानी जैसे यहाँ पे देखो मैंने बोला ऑल ऑन सप्लाई बेस्ड टैक्स लाइबिलिटी इंस्टेड ऑफ रिमूव और सेल। यानी पहला क्या होता था, मेरा समझ लो आंध्रा में मेरा गोडाउन था, तो मैं इधर से उधर बेचता था, मैं खाली ब्रांच ट्रांसफर बोल के मैं कुछ भी टैक्स नहीं भरता था। लेकिन यहाँ पे आपका अगर वैल्यूएशन आप बढ़ा रहे हो तो ऑन सप्लाई बेस के ऊपर भी आपको टैक्स लाइबल है। सो यहाँ पे देखो, यू कैन टेक द क्रेडिट एलिजिबिलिटी, नेट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो उसमें, लेकिन आपको टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। नाउ टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी ऑन ऑनवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस, यानी यहाँ इंटरस्टेट यानी ओके, एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाते तो पहला सीएसटी लगता था, वहां पे हम लोग को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन जीएसटी के अंडर हम लोग कंट्री में कहाँ पे भी सप्लाई करते हैं तो भी आपको जीएसटी बेनिफिट मिलने वाला है। देन लास्ट है नो डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर्म्स, यानी पहला क्या होता था, हम लोग को टैक्स एग्जाम्पशंस के लिए बहुत सारे फॉर्म आते थे सीएसटी में। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स में CEF D1 D2 ऐसा अलग अलग आते थे। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्म्स इन जीएसटी। नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हैं। रेगुलर डीलर रहेंगे, सो यहाँ पे दो पार्ट किए गए, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहेगा तो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सेस 9 लाख। ओके, 9 लाख के ऊपर हो गया आपका टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको जीएसटी पे करना है 10 लाख ऑफ द पेमेंट टैक्स ऑफ द ग्रेड। 10 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर होता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको जीएसटी एलिजिबल है। नाउ रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बाकी का जो इंडिया है उसमें आपका टर्नओवर है, ये सॉरी ये प्रिंट मिस्टेक है, इट इज 20 लाख फॉर पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। कितना है आपका, 20 लाख। सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी, कैन एनीवन टेल? Can anyone tell what is the threshold limit of GST? It is 20 lakh for the rest of India. Okay, so छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए कल नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होएगा। सर नॉर्थ ईस्ट यानी लाइक जम्मू एंड कश्मीर ना? यस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंडिया में कौन से स्टेट आ रहे हैं ये आपको मुझे कल लेक्चर में बताना है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में कौन से स्टेट आ रहे हैं आपको मुझे कल लेक्चर्स में। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया बताएंगे तो रेस्ट ऑफ द मालूम गिर जाएगा। सो यू हैव टू कम अप विद द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से स्टेट आ रहे हैं। नाउ कंपोजिशन स्कीम, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन स्कीम? बोल सर, रजिस्टर करने के लिए 9 lakhs, बट अगर ना इट गिव्स लाइक ना, इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी गेट रजिस्टर एट 9 लाख। 10 लाख के ऊपर होएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन, यानी 10 लाख क्रॉस कर दे तो इट्स मैंडेटरी टू पे द जीएसटी, अदरवाइज आपको पेनल्टी भर के जीएसटी पे करना पड़ता है एज योर टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख। सो इट इज लाइक हम लोग बोल सकते हैं ना, नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, या इट्स ओनली अलार्म फॉर यू दैट यू आर कमिंग ऑन द रेंज ऑफ द 10 lakh. So let's get registered for GST like that one. Okay, yeah. Now there is like a composition scheme. Composition scheme क्या रहता है, the same VAT में भी composition scheme था, वही आपका GST में यहाँ पे आया है। Now composition scheme क्या बोलता है, इसका डिटेल्स में आपको आगे का थियरी में बताता हूँ। Just I will give the glimpse of the composition scheme. यानी मेरा टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जा रहा है या 20 लाख के ऊपर जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ मुझे जीएसटी रजिस्टर नहीं करना है, आई डोंट वांट टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट, तो गवर्नमेंट विल अलाउड यू टू गो फॉर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि मैं टोटल टर्नओवर मेरा जो भी रहेगा, सो इट इज़ द लिमिट ऑफ 50 लाख, टोटल टर्नओवर के ऊपर मुझे सम परसेंटेज ऑफ द जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। तो उसमें मैं क्या करेगा, कौन सा भी डॉक्यूमेंटेशन, कितने बिल्स आए, कितने गए, किसको जीएसटी पे किया, ये सब में मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें चीज़ है कि मैं उसमें कौन से भी टैक्स क्रेडिट नहीं लूँगा। अभी नहीं समझ में आया तो आगे मैं एक्सप्लेन करेगा, आगे टॉपिक आपको अलग से कंपोजिशन स्कीम बोल के है, उसमें आपको इलॉबरेटली बता दूंगा। जस्ट कीप इन माइंड कि कंपोजिशन स्कीम में
वो 20 लाख का स्लैब यहाँ पे दिया है, देखो एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 50 लाख, यानी 50 लाख के ऊपर टर्नओवर होता है तो ही हैज टू कंपल्सरी गेट रजिस्टर फॉर द जीएसटी, बट 50 लाख के नीचे एंड 20 लाख के ऊपर ही कैन गो फॉर द कंपोजिशन लेवी स्कीम। तो उसमें क्या हो रहा है, वो टोटल टर्नओवर के सम परसेंटेज अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट स्कीम। ये इलॉबरेटली मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, नाउ ट्रांजिशन रजिस्ट्रेशन, सो यहाँ पे इतना जाने का जरूरत नहीं, दैट इज फॉर द ओल्डर वन। सो देखो टैक्स सब्ज्यूम अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंडर कौन से टैक्स आए हैं। सो जीएसटी में 3 टाइप है, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी, दैट इज आईजीएसटी। ओके, तो सेंट्रल जीएसटी अगर देखता हूं मैं तो उसमें चार चार्जेस है, यानी जो सेंट्रल टैक्सेस जो लेता था, कौन सा मैंने पहले भी बताया था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल में रिवेन्यू के लिए यूज होता था, दैट गोज अंडर द सेंट्रल जीएसटी। ओके, उसमें एडिशनल ड्यूटी ऑन सरचार्ज वगैरह ये सब उसमें सब्ज्यूम हो गया, यानी ये टैक्स खत्म हो गए और दिस ऑल टैक्सेस मर्ज इन एज अ सीजीएसटी। देन स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी के अंडर जो भी टैक्सेस आते थे दैट सब्ज्यूम अंडर द एसजीएसटी। सो उसमें वैट, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड एंट्री टैक्स, दिस ऑल कम्स अंडर द स्टेट जीएसटी। ओके, देन आता है आईजीएसटी, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी यानी पहले जो टैक्सेस थे, अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजैक्शन करने के ऊपर लगते थे, वो सब टैक्सेस किसके अंडर सब्ज्यूम हो गए, आईजीएसटी। किसके अंडर हो गए, आईजीएसटी। द काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सीएसटी वगैरह ये सब आईजीएसटी के अंडर हो गए। ये सब मैंने पीडीएफ में भेजा है, सो आपको नो रिटर्न डाउन करने का, स्क्रीनशॉट पाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। कल जब लेक्चर रहेगा तो फर्स्ट आई विल आस्क कि सीजीएसटी में कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए, एसजीएसटी में कौन से हो गए, आईजीएसटी। आप किधर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जॉब के लिए या किधर भी जाएंगे, दिस स्टेट पे आस्क कि कौन से टैक्सेस कम हो गए सीजीएसटी के अंडर और कौन से आ गए, एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो कीप दिस इन माइंड कि व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम अंडर द सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सो लेट्स स्टार्ट। टैक्स इन अंडर जीएसटी। ओके, जीएसटी के अंडर कैसे कैसे टैक्सेस थे और कैसे कैसे वो इम्प्लीमेंट हो गए। सो लेट्स सी। ओके, टैक्स इन अंडर जीएसटी। सो कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर पहला है। सो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज बिफोर जीएसटी क्या था। सो बिफोर जीएसटी समझ लो कार मैन्युफैक्चरर है और वो कॉस्ट ऑफ कार का जो कॉस्ट था वो 4 लाख रुपीज है। जो जीएसटी नहीं था तो उस टाइम पे एक्साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्स बोल के 1%, टोटल आपका 52,000 मैन्युफैक्चरर डीलर को लगाता था, प्लस वैट जो 12.5% था उसका 56,500 रुपीज टैक्स था। सो डीलर का इनवॉइस जो क्रिएट होता था फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर वो 4 लाख प्लस 1,08,000 ऑफ टैक्स। सो टोटल जनरेट होता था इनवॉइस ऑफ 5,08,500 रुपीज। ओके, सो डीलर क्या बोल रहा है, डीलर ने ये 5,08,000 में परचेस किया है क्या, नहीं किया। ही परचेस एट द कॉस्ट ऑफ 4,000 और उसने ये दोनों क्या हो गया, टैक्स पे किया। अभी मैन्युफैक्चरर भी रहेगा तो ये दोनों टैक्स वो गवर्नमेंट को दे रहा है, उसको कितना मिल रहा है, 4 लाख रुपए। ओके, सो ये दोनों गवर्नमेंट को हो गया। सो यहाँ पे देखो डीलर का इनवॉइस इतना हो गया, सो ये दोनों टैक्स बोल के उसने गवर्नमेंट को पे किया था, दैट इज वो किसे में से गया। अभी डीलर बोल रहा है कि मुझे 4 लाख रुपए और मेरा प्रॉफिट मार्जिन करना है 52,000 एटलीस्ट कमाना है। सो वो 4,52,000 में कॉस्ट में सेल कर रहा है, नहीं सॉरी 4 लाख है और ये 52,000 यानी ये क्या हो गया, वैट वो यहाँ से एडजस्ट करके गवर्नमेंट को भरना है, लेकिन एक्साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्स ये उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। सो ये 52,000 वो कहाँ पे भी क्रेडिट करके नहीं लेने वाला है, तो ये एक्सपेंसेस हो गया। तो डीलर का कॉस्ट हो गया 4,52,000, यानी डीलर का कॉस्ट हो गया 4,52,000। तो उसमें 10% मार्जिन करके 45,000 रुपीज मार्जिन रखा, तो डीलर ने सेलिंग प्राइस रखा 4,97,200। ना 4,97,000 के ऊपर वैट जो था वो 12.5% 62,000 हो गया। ओके, यानी 62,000 जब होता है, अगर डीलर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो वो क्या करेगा, 62 - 56, यानी इसने
डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना दिया 56,000 और कस्टमर से कलेक्ट किया 62,000। तो 62,000 56,000 को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस टू द कस्टमर कितना हो गया देखो, यानी यहाँ पे 4,52,000 दैट इज एक्साइज एज एक्सपेंसेस पकड़ के प्लस इसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस टैक्स वैट लगा के कस्टमर के लिए प्राइस कितना हो गया 5,59,350, यानी 4 लाख का गाड़ी और यहाँ पे 45,000 रुपीज का प्रॉफिट, यानी 4.5 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट कस्टमर को कितना पे करना पड़ा 5,59,350 रुपीज। नाउ यहाँ पे कस्टमर ने टैक्स कितना भरा है 62,150 इज द टैक्स पेड बाय द कस्टमर बिकॉज इट इज ट्रांसफर फ्रॉम ओवर ईयर टू ईयर। नाउ इन जीएसटी क्या होता है देखो, इसमें कुछ डाउट है किसी को पूछना है, दैट इज अ ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर, इसमें आप नहीं जाएंगे इतना तो भी चलेगा बट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ जीएसटी वर्क्स। ओके, सो इसमें कुछ डाउट पूछना है किसी को? दो सर। ओके, नाउ अंडर जीएसटी क्या होता है देखो, जीएसटी में क्या हो गया, मैं जैसे बोला कि देयर इज अ टैक्स ऑफ 22%, ऐसा मैंने टैक्स पकड़ा, आई कंसिडर एज अ 22% टैक्स, उसमें सीजीएसटी 11% लगेगा, एसजीएसटी 11% जाएगा। ओके, यानी क्या होता है हम लोग जो भी टैक्स लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो 18% अगर जीएसटी हम लोग पे कर रहे हैं तो कौन सा भी बिल आप चेक करो उसमें सीजीएसटी 9% रहेगा, एसजीएसटी 9% रहेगा, यानी जो भी टैक्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसका हाफ जो टैक्सेस रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, उसमें से हाफ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। सो टैक्स आपका जो भी स्लैब रहेगा, इफ इट इज ऑफ 5%, 2.5, 2.5, इफ इट इज ऑफ 18%, it's 9%, 9%. So that is will be get segregated. So I consider as a 22% of the tax as an example. So CGST आपका 11% on 4 lakh of the onion. So 44,000, SGST 44,000. So cost to the dealer क्या हो गया 4,88,000, जो यहाँ पे 5,08,000 हो रहा था वो 4,88,000 हो गया। now डीलर ने क्या किया, उसका 10% मार्जिन ऐड किया, प्रॉफिट मार्जिन, तो 4 लाख का गाड़ी उसने कितने में सेल किया 4,40,000 में सेल किया। कितना किया 4,40,000। अगेन अभी ये जो टैक्स है कम ज्यादा नहीं होता है, वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो जाएगा। सो यहाँ पे भी 22% टैक्स, डीलर का जो 4,40,000 कॉस्ट था उसके ऊपर 11%, 11%, तो 48,400 इज द टैक्स फॉर द सेंट्रल एंड 48,400 इज द टैक्स फॉर द स्टेट। सो टोटल टैक्स जो कलेक्ट किया उसने ये वाला। सो देखो कस्टमर के लिए फाइनल प्राइस कितना गया 5,36,000, एंड यहाँ पे कस्टमर ने कितना पे किया है टैक्स 48 एंड सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 96,800 रुपीज टैक्स किसने किया है कस्टमर ने। अब यहाँ पे कस्टमर ने टैक्स ज्यादा पे किया फिर भी कस्टमर के लिए कार सस्ते में गिरा है एज कंपेरेटिव 5,59,000, इट्स दे हैव टू पे ओनली 5,36,000। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो डीलर जो है ना, हाँ बोलो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को कितना दे रहा है 88,000 पे कर रहा है, डीलर गवर्नमेंट को कितना देगा 48,400 माइनस 44 यानी 4,400, यानी ये 4,400 ये 4,000 यानी 8,800 डीलर गवर्नमेंट को देगा। यानी मैन्युफैक्चरर ने किसी में से कुछ दिया है क्या? नहीं। डीलर ने कुछ किसी में से नहीं। तो पूरा टैक्स किसने पे किया? कस्टमर ने पे किया। सो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी जिधर डेस्टिनेशन यानी कस्टमर अगर आगे बेचता है तो अलग चीज है, लेकिन कस्टमर बेचने वाला है क्या? नहीं हो, वो खुद के लिए यूज कर रहा है, तो ये कंज्यूम हो गया। सो यहाँ पे ये पूरा टैक्स गवर्नमेंट को जो भी जाएगा वो कस्टमर ने पेड किया है, बस वो क्या हो गया ट्रांसफर होते होते पहले मैन्युफैक्चरर ने दिया था, बाद में डीलर था, लेकिन वो सब डीलर ने कस्टमर से कलेक्ट करके ले लिया। ओके, कुछ डाउट पूछो। सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला था ना आपने, तो जो एग्जिस्टिंग दिख रहा है उसमें भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हाँ, तो ये देखना हाँ कंजम्पशन टैक्स देख,
हाँ, डेस्टिनेशन बेस अलग है और कंजम्पशन अलग है। यहाँ पे देख, डीलर ने कंज्यूम किया क्या? नहीं किया। सो ये डेस्टिनेशन गया तो उसमें इसने 88,000 किसने पे किया? डीलर ने पे किया, बराबर ना। लेकिन ये आगे सेल करने वाला है तो ये टैक्स बेनिफिट लेके वो रिडीम कर रहा है ना। यानी यहाँ से जो उसने कलेक्ट किया 96,800, तो उसमें से 88,000 माइनस करके जो बचा हुआ टैक्स है उतने गवर्नमेंट को दिया है। यानी इसने जो 88,000 इसको दिया था वो यहाँ पे इसको रिटर्न मिल गया ना। समझ में आया क्या? हाँ। हाँ बोल। डीलर को फायदा मिल जाएगा? नहीं, किसको भी फायदा नहीं है। डायरेक्टली फायदा किसको भी नहीं। डीलर ने पहले खीसे में से 88,000 भरा था इधर टैक्स बोल के। जब तक उसका गुड्स सेल नहीं हो रहा है तब तक के लिए वो तो उसने पेड किया ना टैक्स। समझ में आया क्या? ओके, अभी डीलर बोला कि नहीं ये गाड़ी में ही यूज करता हूं तो ये उसका कंजम्पशन हो गया ना। तो 88,000 उसने भरा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये डेस्टिनेशन बेस है लेकिन फाइनल कहां पे जा रहा है? जो कंज्यूम कर रहा है उसके पास फाइनल जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एनी डाउट? कुछ पूछना है? नो सर। नो? पक्का? चलिए मूव अहेड फॉर द अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ भी सिली डाउट रहेगा ना तो भी पूछो, नो इशू। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। सर ये 22,500 है ना, ये क्या मतलब वो दोनों का डिफरेंस है ना, वैट और सीएसटी का? नहीं, हाँ वो यहाँ पे देखो मैंने अप्रोक्सीमेट 22% लिया है। द टैक्स स्लैब माइट बी अ चेंज, so this figure might be get changed, but I compare it is with the older tax, and if I take it as a 22%, what will be the taxes I have to pay and what will be the benefit to the customer, how much it will be saved. So यहाँ पे देखो हम लोगों ने फीचर्स में देखा था, that is revenue based taxation, benefit for everyone. So it's great benefit for you. यहाँ पे भी देखो ना, डीलर के लिए जो था ना, ये एक्सपेंसेस था ना 52,000 रुपीज पे करना। उसका गाड़ी का कॉस्ट जानबूझ के बढ़ रहा है ऑलरेडी 4,52,000। यहाँ पे वो खाली 4,40,000 में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे 4,97,000 में बेचना पड़ रहा था उसको। समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट चीज एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। सो यहाँ पे देखो 52,000 ये टैक्स था, ये 4,52,000 यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये इसमें 4 लाख में 52,000 ये टैक्स था, इसके ऊपर हम लोगों ने वैट लगाया, यानी टैक्स ऑन टैक्स हो गया। ये इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट, एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग यानी क्या? ये 52,000 टैक्स था। एक्साइज, एक्साइज यहाँ पे किधर आ गया क्या? नहीं, ये खाली मैन्युफैक्चर नहीं अप्लाई किया से, नहीं यहाँ पे एक टैक्स है जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो आगे किधर भी नहीं दिख रहा है। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। Okay, so shall I move ahead? Yes sir. Okay, now we will discuss how input tax credit mechanism works. Input tax credit यानी क्या रहता है? This is called as input tax credit. यानी यहाँ पे डीलर ने क्या किया, पहले 88,000 भरा था, कलेक्ट करते समय क्या किया, 96,800 कलेक्ट किया, 96 में से 88 माइनस किया और जो बाकी जो बचा अमाउंट था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो लेट्स सी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है। यहाँ पे देखो, अभी ये कब एलिजिबल होता है, यानी लेट्स टेक एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो लक्ष्मी इज द सेलर, मैं सचिन, मैं बायर हूँ, यानी मैं लक्ष्मी से परचेस कर रहा हूँ और समझ लो आई सेल टू द प्रथमेश, मैंने प्रथमेश को सेल किया। सो दिस आर द 3 प्लेयर्स इन दिस वन। अभी मैं मेरे साइड से मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
नाउ माई सेल्फ परचेसिंग फ्रॉम लक्ष्मी, मुझे लक्ष्मी से मैंने परचेस किया. सो लक्ष्मी को मैंने समझ लो 10 रुपीज़ पे किया एज अ टैक्स बोल के. क्या किया है? 10 रुपीज़ टैक्स बोल के पे किए. नाउ आई एम सेलिंग टू प्रथमेश. तो वहाँ पे मैंने प्रथमेश से 15 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट किया. यानी समझ लो 10% टैक्स है, तो 100 रुपये का गुड्स लिया, उसके ऊपर 10% यानी 10 रुपये मैंने पे किया, और वही मैंने 150 रुपये में पे प्रथमेश को सेल किया. तो वहाँ पे 10% से मैंने 15% प्रथमेश से कलेक्ट किया. नाउ देर इज अ डिफरेंस ऑफ टैक्स. सो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15 कलेक्ट किया. तो मैं क्या करूँगा, मैंने 10 रुपये जो पे किया था वो माइनस करके जो 5 रुपये बचा वो गवर्नमेंट को पे करूँगा. नाउ ये टैक्स क्रेडिट मैं कब ले सकता हूँ, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, तो हम लोग देखें. नाउ लक्ष्मी इज द आउटवर्ड सप्लायर, ओके, एंड इनवर्ड सप्लायर में बायर हूँ. ओके, यानी ये लक्ष्मी है और इनवर्ड सप्लायर बायर में हूँ. अभी लक्ष्मी ने सेल ही डिक्लेयर नहीं किया, यानी लक्ष्मी ने बोला ही नहीं कि मैंने सचिन को सेल किया है. ओके, तो मेरे इसमें अभी जो भी टैक्स क्रेडिट मिलता है वो अगेंस्ट बिल नंबर रहता है, कौन से बिल के अगेंस्ट हम लोग क्रेडिट अप्लाई कर रहे हैं. अगर लक्ष्मी ने सेल ही डिक्लेयर नहीं किया, उसके पोर्टल के ऊपर, पोर्टल यानी वो जीएसटी के पोर्टल के ऊपर सेल डिक्लेयर करेगी, तो जीएसटी के पोर्टल के ऊपर उसने सेल ही डिक्लेयर नहीं किया, तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं. आई एम नॉट एलिजिबल टू फॉर इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म. गवर्नमेंट बोलेगी आपके अगेंस्ट परचेस ही नहीं दिख रहा है, किधर सेल ही नहीं दिख रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि आपने परचेस किया और उन्होंने सेल किया बोल के. सो गवर्नमेंट आपको टैक्स क्रेडिट नहीं दे सकती. सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. समझ में आया ये वाला कंडीशन? Sir, if Yes, sir. seller, हाँ बोलो. what if seller has already paid the tax? 10 रुपया पे किया मैंने. नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ. सेलर ने सेल ही डिक्लेयर नहीं किया है. सर नीट टू मतलब उसने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया, मतलब जीवन नहीं भरा उसने. हेलो सर जीवन G2 जो आप सर मी एक्सप्लेन करतो. त्यांना जीवन G2 सांगितलेलं नाहीये, त्यामुळे मी एक्सप्लेन करतो. ठीक है. सेलर जो है ना, उसने पोर्टल के ऊपर सेल ही नहीं डिक्लेयर किया, तो वो टैक्स कहां से भरेगा? लक्ष्मी, तेरा क्वेरी ऐसा है ना, उसने टैक्स भरा रहेगा तो, लेकिन उसने सेल ही नहीं डिक्लेयर किया, तो हाउ ही इज गोइंग टू पे द टैक्स? समझ में आया? अगर वो सेल डिक्लेयर करता है तो ही हैज टू पे द टैक्स, है ना. सो गवर्नमेंट मुझे क्या बोल रही है, आपके अगेंस्ट कौन सा भी सेल नहीं दिख रहा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी क्रेडिट. ओके, ये सेम जगह पे मैंने अगर प्रथमेश को जो सेल किया वो दिखाया है मैंने, तो मैं लक्ष्मी ने अगर नहीं दिखाया और प्रथमेश ने, तो मुझे गवर्नमेंट को 15 रुपए के पे करना लायबल हूं. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने क्या दिखाया है, मैंने सेल टू दी प्रथमेश विथ जीएसटी दिखाया, एंड आई हैव कलेक्टेड 15 रुपीज ऑफ जीएसटी, सो आई हैव टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. ओके, अगर लक्ष्मी ने डिक्लेयर नहीं किया तो मैंने लक्ष्मी को भी 10 रुपए दिया और इधर भी 15 रुपए दिए. ओके, सो मैं कस्टमर बोल के क्या, मैं अगर डीलर हूं तो मैं डीलर बोल के क्या कंसिडर करूंगा? सबसे पहला कि मेरा सप्लायर जेन्युइन चाहिए, ही शुड टेक द टैक्स या जीएसटी कंटिन्यू अपडेट करने वाला चाहिए, तभी मैं बेनिफिट ले सकता हूं, अदरवाइज आई कांट टेक द बेनिफिट. ये पहला चीज समझ में आया? आर यू गेटिंग? ओके, अभी का नहीं समझा. अभी का नहीं समझाने क्या होता है, मैं अगर डीलर हूं तो मैं क्या करूंगा कंसिडर, अगर मुझे जीएसटी बेनिफिट कब मिलेगा, अगर मैं जिससे परचेस कर रहा हूं वो जेन्युइन डीलर रहेगा तो, बराबर ना. अगर वो जेन्युइन नहीं है और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहा है तो मैं टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं ले सकता है, अगर मैं रेगुलर टैक्स पेयर रहेगा तो भी. तो इसके लिए मैं ऑलवेज कंसिडर कर रहेगा कि लक्ष्मी इज रेगुलर जीएसटी पेयर, जीएसटी पे कर रही है क्या रेगुलर, उसका रिटर्न फाइलिंग कर रही है क्या? यस. सो लेट्स डील विद जीएसटी बिकॉज शी इज द रेगुलर. सर बट कोई कस्टमर अनरजिस्टर्ड डीलर रहेगा तो इसका टर्नओवर जाता ही नहीं 9 लाख के ऊपर. उससे मैंने खरीदा, कोई परचेस किया, तो वो टाइम पे सेटअप नहीं ले सकता ना. सर मी आता जीएसटी बोलतोय ना मी.
दादा तो रजिस्टर्ड डीलर नाही तर जीएसटी मी देणार आहे का लक्ष्मीला? नो क्वेश्चन इज वॉट की एखाद्या पर्सन ज्याकडनं मी माल घेतला पण तो रजिस्टर्ड डीलर नाहीये, त्यांनी जीएसटी ऍप्लिकेबल होत नाही, तर नाही होणार ना. मला सेटअप मिळणार नाही ना. नाही मिळणार. नाही. मला पूर्ण पैसे पे करायला. यस, पूर्णच पे करायला लागणार तुम्हाला. ओके. मीन्स है ना, उनका क्वेश्चन क्या था, अगर लक्ष्मी अनरजिस्टर्ड डीलर है तो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्मी मुझे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती. ओके यानी समझ लो लक्ष्मी रेगुलर डीलर है और मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, तो मुझे लक्ष्मी को मुझे जीएसटी पे करना है, लेकिन मैं प्रथमेश को चार्ज नहीं कर सकता जीएसटी बिकॉज आई एम नॉट जीएसटी रजिस्टर. समजलं का सर? तुमच्या क्वेश्चनचं हे आन्सर आहे. या यानी लक्ष्मी रेगुलर डीलर है, आई एम अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी मेरा टर्नओवर ही नहीं हुआ है 10 लाख के ऊपर. सो देखो जीएसटी में क्या रहता है, आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है उस पर मैंडेटरी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बट इट डजंट मीन कि उसके नीचे रहेगा तो आप जीएसटी रजिस्टर नहीं कर सकते. आप बिजनेस चालू करते समय जीएसटी रजिस्टर करके भी चालू कर सकते हो टू गेट द टैक्स क्रेडिट बेनिफिट. यहाँ पे देखो मैं जीएसटी रजिस्टर नहीं हूँ तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया, जो जीएसटी मैंने लक्ष्मी को पे किया दैट विल बी एक्सपेंसेस फॉर मी बिकॉज आई एम अनरजिस्टर्ड डीलर. तो प्रथमेश को मैं सेल करते समय समझ लो मैंने 100 रुपए का गुड्स और 10 रुपए, सो मेरा प्राइस ही 110 हो गया. तो प्रथमेश को सेल करते समय मुझे जो बेनिफिट ऐड करना है वो 110 रुपए के ऊपर ऐड करना है, ना कि 100 रुपए के ऊपर. समझ में आ रहा है क्या? सर अगर अभी किराना स्टोर और ग्रोसरी स्टोर जो है ना, उसके ऊपर एमआरपी के ऊपर रहता है, दैट इज टोटली ओवरऑल डिफरेंट. बट एमआरपी पे आई गेस जीएसटी भी लगता है ना. हाँ, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्राइस आता है वहां पे. देखो हाँ तो फिर वो टाइम पे क्या होगा? क्या होगा, यानी वो कस्टमर एंड कस्टमर है ना, वो एंड कस्टमर डायरेक्ट जीएसटी पेड कर रहा है. But then that grocery store वाला is collecting the tax ना, but वो unregistered है तो नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर है ना, तो उसको कुछ नहीं, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा हम लोग से. उसने जो परचेस किया उसके ऊपर ही पेड कर रहा है वो. उसका जो एमआरपी है ना उसके ऊपर ऑलरेडी उसने टैक्स पे किया हुआ है. समझ में आया क्या? सेम लाइक मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, हाँ एमआर के ऊपर ऑलरेडी उसने जीएसटी भरा है. समझ. और इसमें क्या होता है एक्चुअली, मैं जैसे पहले ही बोला, इट्स अ क्वांटिटी इनटू रेट, उसके ऊपर जीएसटी रहता है एक्चुअली. सो अनरजिस्टर्ड डीलर उसने ऑलरेडी जितना परचेस किया उसके ऊपर जीएसटी पे किया ना, उसको कितने में सेल कर रहा है वो प्रॉफिट बोल के ही परचेस कर रहा है. हाँ, लेकिन मैं जैसा ग्रोसरी वाला हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 100 रुपए का गुड्स है उसके ऊपर 18% एडिशनल दे दो मुझे जीएसटी, बिकॉज इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्राइस लिखा हुआ रहता है. समझ. ओके, एनी अदर क्वेरीज? म्हणजे सर ओव्हरऑल असं आहे की तुम्ही लक्ष्मीकडून माल घेतला 100 रुपये आणि त्याला 10% जीएसटी दिलाय तुम्ही, आणि तोच माल जर तुम्ही अनरजिस्टर आहे आणि तुम्ही तो माल मला 150 रुपयाला विकला तर तुम्हाला फक्त 100 रुपयाच्या बेसवरच जीएसटी माझ्याकडून घेता येणार. लाईक नाही, मी अनरजिस्टर्ड डीलर असेल तर मी जीएसटीच घेऊ शकत नाही तुझ्याकडून. तुम्ही भरू शकता पण घेऊ शकत नाही. मला भरावे लागणार, भरू शकता नाही, मला भरावे लागणार. ओके ओके. कारण की मी अनरजिस्टर्ड डीलर जरी असेल तर लक्ष्मी रजिस्टर्ड डीलर आहे ना, ती सेल करताना जीएसटी चार्ज करूनच सेल करणार. गॉट इट. एनीथिंग? किसी को कुछ डाउट पूछना है? पण मी अनरजिस्टर्ड डीलर हा आपल्याला हे नाही करत, जीएसटी चार्ज नाही करू शकत, नाही चार्ज करू शकत, क्रेडिट नाही करू शकत, नाही तो टॅक्स क्रेडिट बेनिफिट पण नाही घेऊ शकत आणि चार्ज पण नाही करू शकत. म्हणजे आपण एखादा अनरजिस्टर्ड डीलर कडनं घेतलं तर तो आपल्याला जीएसटी द्यायची गरज नाही. नाही गरज. येस एक्झॅक्टली बरोबर. पण तुम्हाला जीएसटी लागणार ना अनरजिस्टर असेल तर त्याला? काय झालं?
पण जे अनरजिस्टर असतो त्याला जीएसटी लागणारच. अनरजिस्टर्ड वाला जो माल इकडनं घेईल त्याला जीएसटी भरायला लागेल ना. हां मला लागणारच ना जीएसटी भरावाला. आणि अनरजिस्टर्ड डीलर आहे तो ट्रेडर नाही एक मिनिट मी एकदा क्लिअर करतो बघा लक्षात नाही. म्यूट करा फक्त सगळ्यांनी. अनरजिस्टर्ड डीलर म्हणजे काय झाला, इट्स लाईक अ कन्झम्पशन. त्याने ते कन्झ्युम केलं म्हणजे जीएसटी चेन विल बी गेट ब्रेक ओव्हर देअर. टॅक्स क्रेडिट पुढे पास ऑन होणार नाही. कळालं का? सब जन को मिला क्या, यानी मैं अनरजिस्टर्ड डीलर को कभी सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो कंज्यूम हो गया गुड्स, ही विल नॉट पास टैक्स क्रेडिट अहेड. ओके ओके सॉरी मूव अहेड. ओके यस सर. ओके थैंक यू. नाउ देखो अभी लक्ष्मी ने क्या किया, सेल डिक्लेयर कर दिया. हम लोग यहाँ पे थे कि मैंने लक्ष्मी से परचेस किया, आई एम ए रजिस्टर्ड डीलर, और मैं क्लेम कर सकता हूँ क्या, अनलेस अंटिल लक्ष्मी ने सेल नहीं डिक्लेयर करते तब तक मैं क्रेडिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता ना. लक्ष्मी ने क्या किया, सेल बोल के डिक्लेयर कर दिया. सो मैं क्या करता, डिक्लेयर एज अ परचेस. मेरा क्या हो गया, परचेस डिक्लेयर हो गया कि यस ये वाला गुड्स लक्ष्मी से इन्होंने परचेस किया. तो क्या हो जाएगा, पोर्टल के ऊपर मेरा टैक्स क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस के ऊपर एलिजिबल हो जाएगा. प्रोविजनल बेसिस यानी दिस मच टैक्स क्रेडिट यू कैन गेट. नाउ क्या होता है, लक्ष्मी ने क्या किया, उसका रिटर्न फाइल किया और पूरा टैक्स लाइबिलिटी क्लियर किया. क्या किया, रिटर्न फाइलिंग किया और पूरा टैक्स लाइबिलिटी क्लियर किया. तब जाके मुझे क्या हो रहा है, अप्लाई फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ टैक्स क्रेडिट. क्लियर है? यानी मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस ऑल डिपेंड ऑन फ्रॉम हुम यू आर परचेस. यानी लक्ष्मी के ऊपर पूरा डिपेंड है कि मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. क्लियर है सबको? एनीवन? Yes. ओके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो पूछो जरा प्लीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसके लिए बोला, मैं ना बाकी का थ्योरी नहीं लेने वाला, लेकिन जो फंडामेंटल है वो बहुत क्लियर करके चाहिए मुझे. सो आगे जाके कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको. सो यहाँ पे सर मतलब सेलर ने अभी कभी भी अपना सेल का फाइल किया तो फिर वी कैन आस्क फॉर इनपुट टैक्स. ऐसे कोई पीरियड नहीं रहेगा ना कि इतने में ही आगे आ जाएगा, seller- आगे आएगा. Okay. ओके और कुछ पूछना है? नो डाउट्स? ओके ओके ओके. नाउ दिस इज हाउ. देखो ये इसके वजह से क्या हो रहा है, देखो यानी पहले कैसा होता था, गवर्नमेंट को पीछे लगना पड़ता था, टैक्स भरो, गवर्नमेंट रेट डालती थी, ऐसा करती थी वैसा करती थी. लेकिन ड्यू टू दिस मेथड इट इज मैंडेटरी फॉर द बायर एंड सप्लायर टू गेट द क्रेडिट मैकेनिज्म. तो जो जिससे भी परचेस कर रहे, टू इन्फोर्स देम टू पे देयर टैक्स. So this is how government is trying to make everyone to pay their tax liability in time. When manufacturer, dealer, wholesaler, supplier, etc. are makes outward supply the paid tax liability, then only the downline can apply for the input credit. Outward supply यानी यहाँ पे देखो जीएसटी में किधर पे आपको परचेस और सेल्स बोल के नहीं आएगा. जीएसटी में टर्म आएगा आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल, इनवर्ड सप्लाई यानी परचेस. और पहले ही टैगलाइन बताया था, इट्स अ सप्लाई बेस्ड टैक्स. यानी जहाँ पे भी सप्लाई हो जाएगा वहाँ पे टैक्स हो जाएगा. सो सप्लाई माइट बी इनवर्ड सप्लाई, माइट बी आउटवर्ड सप्लाई. सो यहाँ पे देखो ये सब जब आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी जो डाउनलाइन यानी मैन्युफैक्चरर रहेगा तो होलसेलर रहेगा तो रिटेलर रहेगा तो सब रिटेलर रहेगा तो कंज्यूमर. सो डाउनलाइन हो गया. सो डाउनलाइन कब कर सकते हैं अप्लाई के इनपुट क्रेडिट, जब तक अपलाइन उनका टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करती. ओके. सो गवर्नमेंट अभी पीछे नहीं लगती है, यानी जो कस्टमर यानी जो डीलर्स है उनको पीछे लगना पड़ता है कि यार ये फाइल रिटर्न करो, यू वांट टू टेक टैक्स क्रेडिट, हम लोग को टैक्स क्रेडिट लेना है. ओके. नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म देखो थोड़ा ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा. सो यहाँ पे देखो बहुत सारा आपका और डाउट्स रहेगा तो भी क्लियर हो जाएगा. यानी यहाँ पे आउटवर्ड सप्लायर है. ओके. आणि यू आर अ कंपनी, कंपनी बोल के ध्यान देना.
ओके एंड इट्स अ इनवर्ट सप्लायर. ओके, यहाँ पे इनवर्ट सप्लायर यानी आप है. ओके, यानी आउटवर्ड सप्लायर क्या कर रहा है, गुड्स एंड रिसिट्स एंड टैक्स इनवॉइस. यानी क्या हो रहा है, ये रिसिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स इनवॉइस इनवर्ट सप्लाई को दे रहा है. यानी इतना इतना गुड्स उसने दिया और उसका टैक्स इनवॉइस दिया और वो टैक्स उसने आउटवर्ड सप्लायर को पे किया. अभी ये क्या है, जीएसटी का मैकेनिज्म है जिसके ऊपर हम लोग पूरा डेटा एंट्री अपलोड कर रहे हैं. ओके, नाउ क्या होता है, इनवर्ट सप्लायर ने सेल्स डिक्लेयर किया और वहां पे प्रोविजनल आईटीसी बोल के अप्लाई किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो अप्रूव हुआ है क्या, नहीं हुआ. ओके, प्रोविजनल आईटीसी बिकॉज इसके पास क्या है, रिसीट है, इसके पास टैक्स इनवॉइस है और वो टैक्स इनवॉइस में कौन से जीएसटी नंबर के अगेंस्ट कितना टैक्स पे किया ये मेरे पास है. तो मैंने क्या किया, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के ऑनलाइन पोर्टल के अपलोड किया. अभी इसको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है. अभी आउटवर्ड सप्लायर ने क्या किया, जितना भी टैक्स लायबिलिटी था और रिटर्न्स था पूरा टैक्स डिपार्टमेंट को पे किया. टैक्स डिपार्टमेंट क्या करी, जीएसटी पोर्टल के ऊपर देख अपलोड करिए कि इतना इतना टैक्स इसने पेड किया. ओके, तब जाके इनवर्ट सप्लायर क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इलिजिबल हो जाता है. क्लियर है. क्लियर है. सेल्स पर्सन है, इसने अपना पूरा जो इनवॉइस है ड्यूरिंग द मंथ जितना भी उसने सेल किया है वो सब पोर्टल पे अपलोड किया और अकॉर्डिंग जिसने परचेस किया रहेगा, उसने सेल किया है, समवन है परचेसेस. एक मिनिट सर, म्हणजे ना मी टॅली शिकवताना एकच रूल सांगतो की यू आर द कंपनी, तुम्ही स्वतः कंपनी आहे. ओके, आणि आता तुम्ही बोला काय काय बोलायचं ते. कसं होतं माहिती आहे का, तुम्ही थर्ड पार्टी बोलताना हा तिकडे हा इकडे ना, इट विल क्रिएट अ कन्फ्युजन. ओके, सो कन्सिडर यू आर द कंपनी. नाव तुम्ही बोला काय बोलायचं ते. तुम्ही कंपनी आहात. means we are the company. So during the month we are issuing so many invoices. हा, म्हणजे तुम्ही सेल केलाय मग. Whatever invoices, 10 to 30 invoices, 1 to 30. Okay. So someone has person who has purchased from me actually. Okay. परचेस फ्रॉम मी म्हणजे तेच ना, सेलचे इनवॉइस दिले ना तुम्ही त्यांना. सेल केलं, त्या लोकांनी परचेस केलं, ठीक आहे. हा बरोबर. की जे इनवॉइस जे मी 1 to 30 आहे ते मी पोर्टलवरती अपडेट केले. जेव्हा मी करेन अपडेट आणि त्यांनी केलेलं अपडेट जेव्हा ते त्यांच्या पोर्टलवरती मॅच होतात. आउटपुटसाठी अपडेट हा, म्हणजे कसं असतं ऍक्च्युली, साईडला जेव्हा मॅच करतील की हा मी माझ्याकडनं समजा एक्सवायझेड मटेरियल घेतलं आहे, समजा ती जेव्हा त्यांचं टाकेल ते मॅच करेल तेव्हा मग नाही मटेरियल वगैरे मॅच नाही होत. मटेरियल नाही तुम्ही म्हणजे मी माझं 3 नंबर ते समजा ते टाकलं तिकडे माझं, मी एवढे या पार्टीला सेल केलेत आणि जो ज्यांनी माझ्याने परचेस केले त्यांनी माझं नाव टाकलं की माझ्याने परचेस केलंय. नाही, मी सांगतो ना सर एकच मिनिट मला बोलून द्या, म्यूट करा फक्त. ओके, जेव्हा तुम्ही जीएसटी पोर्टलवर काही गोष्टी अपलोड करता ना, दॅट इज अपलोडेड अगेन्स्ट युअर GSTIN नंबर. इट इज नॉट अपलोडेड अगेन्स्ट युअर कंपनी नेम, इट इज नॉट अगेन्स्ट युअर कुठले गुड्स घेतले. देर विल बी अ कन्सिडरेबल ॲज तुमचा GSTIN नंबर, युअर बिल नंबर अँड अमाऊंट. ह्या 3च गोष्टी मॅच होतात. ओके, सो देर इज नो कन्सिडरेशन की तुमचं कंपनीचं नाव काय टाकलं तुम्ही, देर इज नो कन्सिडरेशन. याने मैंने समजलं, जसं तुम्ही बोलताय की तुम्ही जे नंबर अपलोड करणार ना, त्यात बिल नंबर, त्याची अमाऊंट आणि तुमचा GST नंबर, तुम्ही ज्याला परचेस केले तो जेव्हा अपलोड करतोय तो तुमच्या GSTIN नंबरच्या अगेन्स्ट टाकतोय. समजतंय का सर? ओके, आणि त्या GSTIN नंबरच्या अगेन्स्ट कुठला बिल नंबर आहे तो मॅच होतोय, त्यानंतर अमाऊंट मॅच होते. दॅट्स इट. एवढं सिम्पल आहे. हां. ओके. हां, कोणाला काय डाऊट आहे? त्यांचा प्रश्न काय होता तो बाकीच्यांना समजला का? उनका क्या क्वेश्चन था, समझ में आया क्या बाकी लोग को? नहीं समझा ना. सर तुमचा क्वेश्चन सांगा. क्वेश्चन इज व्हाट, मैं अभी एक सेलर हूँ, ठीक है. तो मैंने क्या किया कि मेरा जो जितना भी मैंने सेल किया है, जितना इन्वेस्ट बनाया सेल किया ना, वायर इन्वेस्ट की जो सेल किया, तो 1 to 30 मेरा समझ लो सीरियल नंबर है. एक मिनट
एक ना नेक्स्ट स्लाइड कवर करते हैं, तो इनका ना क्वेश्चन है ना उसमें आ जाएगा और बाकी सब चीज़ें भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ लक्ष्मी थोड़ा होल्ड करना, आगे का स्लाइड में कवर होएगा। ओके ओके, सो यहाँ पे देखो GSTR 1 2 3, पहले 3 ही देखते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे GSTR 1 यानी क्या रहता है, फाइल ऑल आउटवर्ड सप्लाई, यानी क्या होता है जितने भी हम लोगों ने सेल किए हुए हैं वो सब पोर्टल के ऊपर अपलोड करने का रहता है। क्या रहता है, जितने भी मैंने सेल किए दैट ऑल सेल विल बी अपलोडेड ऑन पोर्टल, दैट इज कॉल्ड GSTR 1 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। यानी मुझे डेडलाइन क्या है, टिल, यानी समझ लो अभी जुलाई चल रहे, तो मुझे क्या करना है 10th अगस्त तक जुलाई महीने का जितना भी सेल किया हुआ चीज़ है सब मुझे 10 तारीख तक अपलोड करना है। नाउ डिटेल्स ऑफ ऑल इनवर्ट सप्लाई एंड परचेस, GSTR 2 में क्या होता है देखो, तो ये जो सेल किया हुआ रहता है ना, ओके मैंने सेल अपलोड किया, समझ लो मैंने प्रथमेश को सेल किया है, तो मैंने सेल का एंट्री मार दिया, तो प्रथमेश के पोर्टल के ऊपर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि ये बिल्स का आपको अगर सेल है, आई कैन एक्सेप्ट द एंट्री। अदरवाइज आई कैन मेक द परचेस का एंट्री, मैं क्या कर सकता हूँ परचेस का एंट्री मार देता हूँ। फिर क्या हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। सो मैं परचेस का एंट्री मार देता हूँ। सो अगर मेरे प्रथमेश के पोर्टल के ऊपर सेल का नहीं आ रहा है तो प्रथमेश क्या करेगा, परचेस का एंट्री मार के देगा टिल 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। कब तक, टिल 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। गवर्नमेंट क्या करता है, ये दोनों को मैच करके, इन दोनों को मैच करके 20 तारीख तक वो रिपोर्ट कितना आपको एलिजिबिलिटी है, रिकंसिलेशन करके, बिल नंबर चेक करके, GST फाइल रिटर्न चेक करके 20 तारीख तक आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है और आपको कितना GST पे करना है वो आपको पोर्टल के ऊपर दिखाएगा और आपको उतना गवर्नमेंट को पे करना है। सो दिस इज कॉल्ड GSTR 1 2 3। नाउ ये अभी मत खुद पूछो, मैं आगे बताता हूँ। सो देखो दिस आर द आउटवर्ड सप्लायर्स, यानी उन्होंने जैसा कंपनी बोला दिस आर द आउटवर्ड सप्लायर्स। ओके, सो वो पोर्टल के ऊपर क्या कर रहे हैं पूरा, यानी मैं अगर हूँ तो मुझे जो सप्लायर करने वाले ये सब है, तो ये पोर्टल के ऊपर क्या कर रहे हैं, उनका बिल्स अपलोड कर रहे हैं। क्या है, बिल्स अपलोड कब, 10 तारीख तक अपलोड करेंगे, दैट इज सेल्स इनवॉइस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनवर्ट सप्लायर यानी मैं हूँ जिसने मैंने इन सबसे मैंने परचेस किया है, तो ये सप्लायर हो गए, इन्होंने सेल्स इनवॉइस अपलोड किया। इनवर्ट सप्लायर्स यानी ये GST पोर्टल के ऊपर का चीज बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये बहुत सारे सेल कर रहे हैं और ये बहुत सारे परचेस कर रहे हैं। ये सेल करने वालों ने सब इनवॉइसेस अपलोड किया 10 तारीख तक। अब ये इनवर्ट सप्लायर को क्या मिला, 15 तारीख को चेक किया तो उनके अगेंस्ट कौन सेल्स इनवॉइसेस बहुत कम मिले, यानी यहाँ पे जितने भी थे उसमें से बहुत सारे सेल्स इनवॉइस इन्होंने दिखाया ही नहीं, यानी जैसा लक्ष्मी ने कुछ बिल्स अपलोड ही नहीं किया, तो अपलोड ही नहीं किया तो इनको क्या मिलेगा, मुझे बिल्स दिखेगा ही नहीं, और कुछ बिल्स अपलोड किया रहेगा तो कुछ बिल्स दिखेगा। जैसे सर ने बोला 1 to 30 इनवॉइसेस था जो मैंने समझो परचेस किया रहेगा। सो परचेस में से अलग अलग डीलर से मैंने परचेस किया था, तो मैं मेरे पोर्टल के ऊपर जाता हूँ 15 तारीख तो 10 तारीख को ही 10 तारीख को जाता हूँ, तो 10 तारीख को मुझे 30 इनवॉइस में से 15 इनवॉइस का दिखा मेरे जो मेरे पार्टी ने मेरे अगेंस्ट परचेस का दिखाया या मेरे अगेंस्ट सेल्स का दिखाया और मेरे अगेंस्ट मैंने परचेस किया हुआ। अभी जब मैं क्या करता हूँ, मुझे तो टैक्स क्रेडिट लेना है अगर सेल किया आगे, तो मुझे क्या करना है, इनको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिपेंसी बोल के मेरा परचेस का बिल्स को अपलोड कर रहा हूँ। ये चीज समझ में आया क्या सबको, ये चीज समझ में आया क्या सबको? ओके, मैं थोड़ा फिर से इलैबोरेट करता हूँ। 10 तारीख तक जितने भी सेलर रहेंगे वो सब सेल्स इनवॉइस पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे। ओके, जिन्होंने परचेस किया रहेगा वो सब बिल्स को चेक करेंगे। अगर जितना भी परचेस किया हुआ बिल्स नहीं रहेगा तो जो रिमेनिंग परचेस बिल्स वो गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे। ओके, सो इसको बोलते हैं GSTR 1 फाइलिंग, इसको बोलते हैं GSTR 2 फाइलिंग। ओके, नाउ GSTR 2 कब आया, 15th ऑफ एवरी मंथ। 20th ऑफ एवरी मंथ GST पोर्टल क्या बोलता है, ऑटोमेटिकली टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करके
आपको बताएगा कि आपको कितना कितना टैक्स पेड करना है। तो यहाँ पे 15 तारीख को अपलोड करने के बाद यहाँ पे बीच में डिस्क्रिपेंसी पीरियड है 5 दिन का, जिसमें आपको कुछ सेटलमेंट करना है तो पे करना है। आपके पोर्टल के ऊपर इन्होंने सेल्स किया नहीं रहेगा तो दिखाना वगैरह, ये सब एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो जाएगा इन बिटवीन 5 दिन के पहले। और 20 तारीख तक आपके अगेंस्ट कितना इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लायर के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली टैक्स रिटर्न निकाल के किस किस को कितना टैक्स पे करना है वो गवर्नमेंट आपके पोर्टल के ऊपर दिखा देगी। क्लियर है सबको? दैट इज आपको टैक्स जो पे करना है उसको GSTR 3 बोलते हैं। एनी डाउट? नो सर। Newcomers, you may also speak. Any doubt? Okay, so GST रिटर्न कैसा देखो, GSTR 1। हाँ, सो अभी देखो सर का जो क्वेश्चन था वो समझ में आया क्या लक्ष्मी? उनका क्यों क्वेश्चन था की ये मैंने सप्लाई किया है सब, बरोबर ना सर? तुमचा क्वेश्चन इथे कव्हर झाला ना? हाँ, यू गॉट इट एक्चुअली। सो उनका क्वेश्चन क्या था, मैं अगर बहुत सारा परचेस करता हूँ और बहुत सारा सेल करता हूँ तो वो नहीं दिखाते तो कैसा हो जाएगा, कैसा? सो दैट द थिंग वी आर एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो GSTR हाँ थैंक यू। GST रिटर्न देखो, GSTR 1 10th ऑफ, ये देखो ये GST सुविधा GSP बोल रहा है, दैट इज GST सुविधा प्रोवाइडर, और ये GSTN यानी GST का नेटवर्क रहता है। तो ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है। फ्रंट एंड में हम लोग एंट्री करते हैं और बैक एंड में उसका कैलकुलेशंस और सॉल्यूशंस होता है सब। सो आउटवर्ड सप्लायर मेड बाय द टैक्स पेयर और GST सुविधा प्रोवाइड के ऊपर अपलोड कर देंगे। इनवर्ड सप्लायर्स भी क्या करते हैं, उनको 15 तारीख को नोटिफिकेशन मिलेगा और वो 15 तारीख को रिमेनिंग जो भी परचेज बिल्स रहेंगे वो अपलोड कर देंगे। और GSTR 3 तो GST रिटर्न ऑफ द मंथ कितना टैक्स पे करना है दैट विल बी डिस्प्ले एंड दैट हैज टू बी पेड बाय द टू द गवर्नमेंट। सो दिस इज हाउ GSTR 1, 2, 3 रिटर्न फाइल वर्क्स। क्लियर है? तो इससे अभी पोर्टल पे जाने के सिर्फ समझते अपलोड किया जाता है ना, पूरा बिल अपलोड करने की जरूरत है स्कॅन करके? नाही स्कॅन नाही, तुम्हाला जी टॅलीमध्ये एंट्री मारता ना त्याच्यानंतर एक एक्सेल फाईल जनरेट होते, दॅट एक्सेल फाईल यू हॅव टू अपलोड विथ अलॉंग विथ द GST नंबर ना? त्या एक्सेल फाईलमध्ये ऑटोमॅटिकली सगळे येतात ऍक्च्युली, जे GST ला मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट असतात ना त्या सगळ्या त्या एक्सेल फाईलमध्ये येतात। अलॉंग विथ द GST नंबर? हां, सगळं येणार त्याच्यामध्ये। यानी यहाँ पे कुछ भी आपको अपलोड करते समय क्या रहता है, इन टैली हम लोगों ने जो भी वाउचर एंट्री मारते हैं फिर GSTR 1 रिपोर्ट बोल के आप क्लिक करेंगे तो वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। उसको आपको CSV फॉर्मेट में एक्सेल को डाउनलोड करना है, आपका GST का लॉगिन करना है और उसमें खाली वो एक्सेल फाइल आपको अपलोड करना है। वो एक अपलोड कर देंगे तो उसमें बहुत जो भी रहेगा, बिल नंबर रहेगा, क्या क्या अमाउंट है, कितना टैक्सेस है, वो सब ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाता है। ओके सर अगर बाई चांस हम लोग ने GSTR 2 फाइल किया बट हम लोग के सेलर ने अभी तक GSTR 1 नहीं किया एंड इट्स वे बियॉन्ड टाइम कि वो फाइल करेगा, तो फिर क्या होगा? हाँ, तो उसका रिटर्न फाइल हम लोग नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि उसी मंथ में होना है एक्चुअली, बट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, टैक्स आपको पे करना है और वो टैक्स रिमिट आप जब भी वो फाइल करेगा तब भी आपको रिटर्न मिल जाता है। ओके, और गवर्नमेंट क्या करती है, इसका डिस्क्रिपेंसी है तो उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेशन, हाँ टैक्सेशन नहीं बोलते हैं, ये लगाते इंटरेस्ट लगा के, पेनल्टी लगा के उससे कलेक्ट करती है टैक्स सेलर से। ओके सेलर मतलब कस्टमर क्यों GST अपलोड करेगा? कस्टमर नाहीच ना, GST तू कस्टमर GST रजिस्टर करतोय का? नाही,
मग कस्टमरचा काय आलं GSTR 1-2 बरोबर संपर्क जो रजिस्टर आहे तोच करतोय. ज्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट कोणाला भेटणार आहे? डीलरलाच. पण माल किती विकला आणि किती घेतला ही एंट्री करायची बस जीएसटी वाले कॅल्क्युलेट करून टाका. इंटरेस्ट आहे काय आलं? आपण जर का GSTR 1 मध्ये एखादं बिल सुटलं आपलं किंवा GSTR 2 मध्ये समोरच्याने भरलं शो नाही केलं तर आपण सेट ऑफ नाही घेतला समजा तर इंटरेस्ट किती यायचा? तो येईल तुम्हाला पुढे सांगतो. ओके. अजून काही क्वेरीज कोणाला? प्रथमेश तुझ्या डाऊटमध्ये तसं नाही आहे. आपण परचेस केलं सेल्स केलं एवढंच दाखवायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला कसं आहे ॲक्च्युली आपण प्रॉपर वाउचर एंट्री मारणार टॅलीमध्ये. त्याच्यामध्ये टॅक्स किती पेड केला आपण तो पण दाखवणार, टॅक्स किती कलेक्ट केला तो पण दाखवणार. त्याची जी एक्सेल जनरेट होईल ना ती आपण आपल्या ह्या पोर्टलवर GSTR 1 मध्ये अपलोड करणार. कळालं का? सर की पहिलं कसं होतं जेव्हा वॅट होतं ना तेव्हा नंतर आम्हाला G1 G2 शो करायला बरोबर आहे ना त्या डायरेक्ट पोर्टलवरती आलं त्या मंथली पे हो. इयरली हो नाही बरोबर आहे परफेक्ट. मी बियॉन्ड फ्रेंच ज्यांनी वॅट यूज केलं ना त्यांच्यासाठी GST खूप सोपं आहे बिकॉज वॅटचाच ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट दे युटिलाइज इन GST. ओके. हॅलो ओके. नाव आताचा जो टॉपिक आहे तो महत्त्वाचा आहे एकदम. लास्ट मॉड्यूल असेल आपल्या पूर्ण प्रेझेंटेशनमध्ये. हम लोग का प्रेजेंटेशन में दिस इज द लास्ट मॉड्यूल दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट. ओके. इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट है ना. अभी हम लोगों ने क्या किया खाली GST अमाउंट लिया था यानी 100 रुपये में 15 रुपये कलेक्ट किया, 10 रुपये पे किया, 10 15 - 5 तो 5 रुपये पे करना. नाउ हर एक में क्या है आपका देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST दैट इज SGST, CGST एंड IGST. नो कलेक्ट करते समय मैंने CGST SGST कलेक्ट किया है, कहीं जगह पे IGST कलेक्ट किया है. ओके. किस जगह पे मैंने 9% GST लिया है, 18% लिया, किस जगह पे 5% दिए है. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, IGST अमाउंट. ना जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, तब कौन सा टैक्स में पहला क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे वर्क हो जाएगा. यानी मेरे पास तो टोटल GST मैंने कलेक्ट किया 1000 रुपया. ओके. और मैंने टोटल GST पे किया 800 रुपया, तो मुझे 200 रुपया गवर्नमेंट को देना है, बराबर ना. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट 1000 रुपये में मेरे पास CGST कितना है कलेक्ट किया हुआ है, SGST कितना कलेक्ट किया और IGST कितना अमाउंट कलेक्ट किया, दैट ऑल्सो मैटर्स. प्लस मैंने पे करते समय CGST कितना पे किया, SGST कितना पे किया और IGST कितना पे किया वो मैटर्स करेगा. समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है? हेलो. येस सर. मतलब अलग फॉर्म मध्ये तुम्ही टॅक्स कलेक्ट केला असेल ना. समजा तुम्ही इंटरेस्टेड एखादं मटेरियल आणलं तर IGST मध्ये आणलं आणि विविध आणलं असेल तर CGST. हाँ बराबर. ओके. सो यहाँ पे देखो मुझे क्या बताना है एक्चुअली. सो अभी तक हम लोगों ने खाली टोटल GST बोल के थिंक किया कि टोटल GST मैंने 15 रुपया पेड किया और 20 रुपया कलेक्ट किया तो 20 - 15 मैं 5 रुपया गवर्नमेंट को दे दूंगा. यस इट इज परफेक्ट. बट वेन CGST, SGST, IGST इन दैट 10 रुपीज, यानी मैंने जैसा 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया उसमें मेरा CGST अलग अमाउंट रहेगा कलेक्ट किया हुआ, SGST अलग अमाउंट कलेक्ट करेगा और IGST अलग रहेगा. ओके. प्लस मैं जब पे कर रहा हूँ यानी मैंने परचेस करते समय जो पे किया रहेगा उसमें भी CGST, SGST, IGST अलग अलग अमाउंट रहेगा. तो मुझे अगर गवर्नमेंट को पे करना रहेगा तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड कि CGST कितना जाएगा, SGST, IGST तीनों को कैसा एडजस्टमेंट किया जाता है. सो वी विल सी दैट वन. ओके. नाउ CGST इनपुट टैक्स क्रेडिट. देखो CGST क्या होता है, पहला किसके साथ एडजस्ट होता है, CGST के साथ होता है. ओके. उसके बाद IGST के साथ होता है. यानी क्या होता है ITC क्रेडिट. यानी समझ लो मेरे पास क्या है कि मैंने परचेस किया उसके ऊपर CGST का अमाउंट पे किया है
यानी मेरे ऑल परचेज बिल के ऊपर मैंने CGST पेड किया हुआ अमाउंट है 500 रुपये। कितना है? 500 रुपीज़। नाउ मैं अभी सेल कर रहा हूँ, सेल करते समय मेरे टोटल सेल इतना नहीं हुआ है अभी तक, तो मैंने टोटल सेल करते समय मैंने जो अमाउंट कलेक्ट किया है वो मेरा 400 रुपीज़ ही है। कितना है? 400। यानी मैंने CGST कितना पेड किया था आगे वाले को? 400 रुपये, यानी पूरे परचेस के ऊपर 400 रुपये 500 रुपये पेड किया था और मैंने कलेक्ट किया हुआ 400 रुपये ही है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट अपना निगेटिव में जाएगा, बराबर ना, क्योंकि मैं सेल के ऊपर जो ज़्यादा GST रहेगा वो रिमिट करके ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने गवर्नमेंट को दिया हुआ 500 रुपये ज़्यादा है, 400 रुपये मैंने कलेक्ट किया हुआ कम है, तो ये माइनस में जा रहा है। किधर जा रहा है? माइनस में जा रहा है। माइनस में जा रहा है तो मेरा गवर्नमेंट के पास पैसा पेंडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, IGST पेड करना है क्या वो चेक करते हैं हम लोग, और मेरा IGST 100 रुपये रहेगा तो उसके साथ वो माइनस हो जाता है और मेरा नील हो जाएगा। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म में क्या होता है, CGST पहला CGST के साथ एडजस्ट हो जाता है, बाद में IGST के साथ एडजस्ट होता है, या इन रिवर्स समझ लो। रिवर्स में क्या होता है, समझ लो 500 रुपये मैंने गवर्नमेंट को दिया और मैंने CGST कलेक्ट किया 600। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस करके देखेगा तो 100 रुपीज़ बचा, दैट आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। क्या किया? 100 रुपीज़ मुझे गवर्नमेंट को पे करना। लेकिन मैंने उसी टाइम पे IGST भी जो परचेसर है उसको मैंने 50 रुपये दिया रहेगा, जिससे मैंने परचेस किया वो मेरा दूसरा स्टेट से परचेस किया, उसको मैंने 50 रुपये IGST पेड किया है। तो मैं जो 100 रुपये गवर्नमेंट को दे दूंगा उसमें से 50 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो मुझे गवर्नमेंट को कितना देना है? 50 रुपीज़ देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 50 रुपीज़। गवर्नमेंट को यानी मैं ओवरऑल एक ही जगह टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 रुपीज़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझा तो फिर से पूछो। सर तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, तुमचा माईक ना खूप ब्लर करतो, मला ऐकायला येत नाही काहीच। हॅलो, हां आता येतं क्लिअर, पुन्हा झाला। हे जे तुम्ही हे सांगितलं ना आता, तर ह्याच्याकडे मग आपल्याला वेगवेगळी समरी बनवावं लागेल। नाही, ती समरी ऑटोमॅटिक जनरेट होते, यू डोंट हॅव टू थिंक ऑन दिस समरी। पोर्टलवर जनरेट होतं। ऑटोमॅटिक पोर्टलवर जनरेट होते आणि टॅलीमध्ये पण ऑटोमॅटिक जनरेट होते। यू डोंट हॅव टू थिंक ऑन दॅट वन, इट इज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग। यानी ये जो मैंने बोला ना कि 500 रुपीज़ मैंने CGST पेड किया था और मेरे पास मैंने कलेक्ट किया 600 है, तो मेरा 100 रुपये CGST पेड हो जाएगा, लेकिन IGST भी मैंने पेड किया था 50 रुपये, तो बाकी 50 रुपये गवर्नमेंट को जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये ऑटोमेटिकली करता है टैली। समझ में आया क्या? पण एंड ऑफ द हे असतं ना, म्हणजे ड्युरिंग द मंथ आपण किती CGST पे केलं, किती PAG कलेक्ट केलं, आणि ड्युरिंग द मंथ आपण IGST किती आपण पे किंवा कलेक्ट केलं, ते तेव्हा एंड ऑफ द हे असतं ना सर मी ते तेव्हा ते अमाऊंट प्लस मायनस होते ना। हां, मग हे शेवटचं सांगतोय ना सर मी। हां, हे तुम्हाला शेवटचं सांगतोय, ज्यावेळी तुम्ही टॅक्स कॅल्क्युलेट करणार त्यावेळेच सांगतो मी तुम्हाला। ओके, मैं ये आपको कब का बता रहा हूँ, ओवरऑल परचेस ओवरऑल सेल्स ऐसा करके मैंने बताया। यानी ओवरऑल परचेस के ऊपर आपने CGST इतना पेड किया रहेगा, ओवरऑल सेल्स के ऊपर इतना कलेक्ट किया रहेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मैंने आपका जो GSTR 3 कैलकुलेट होने वाला है उस टाइम का कैलकुलेशन आपको मैं बता रहा हूँ। यानी गवर्नमेंट कैसा कैलकुलेट करेगी, आप बोलेंगे मुझे इतना 50 रुपये CGST पे करना पड़ा, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, सो उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलेंगे टैली में 50 रुपया कैसे कैलकुलेट हो गया, मुझे नहीं समझा, तो उसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ। गवर्नमेंट नहीं करती है, पोर्टल करती है पूरा। इट इज ना, इसके लिए बोला इट्स अ हाईली कंप्लायंस ड्रिवन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, पूरा टेक्नोलॉजी करता है, कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब सर GST के लिए कोई अलग ऐप होता है क्या वो अपडेट करने का? ऐप नहीं है, पोर्टल है, पोर्टल। हाँ, पोर्टल म्हणजे त्यांचीच वेबसाईट आहे ना गव्हर्नमेंटची। अच्छा, म्हणजे उसका टैली का उसका कोई संबंध नहीं, टॅली इज लाईक अन एंड युजर सॉफ्टवेअर। टॅली हे तुझ्या यूजसाठी वापरतो, प्रत्येक कंपनी टॅली वापरते का? नाही, प्रत्येक कंपनी। हां,
टॅक्स पे करतो ना आपण, म्हणजे काय TDS आता जर त्याचं वेगवेगळे चलन असतं, जसं आपण TDS पे करतो तो अंडर 280, 281 वेगवेगळ्या चलांच्या अंतर पे करतो ना, तसं यांचं काही चलन असतं का? व्याज तर फक्त असतं. चलन तुम्ही बँकेमधून अमाऊंट करताय ना तर चलन जनरेट होतं. तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करत असाल ना तर चलनची गरज नाही. डायरेक्ट साईट माईक ब्लर करतोय. त्यांचा माईक ब्लर होतो भरपूरच. when you both speak बहुत ज़्यादा disturbance हो रहा है. उनका म्यूट हो जाएगा ना तो आवाज आएगा. सर तुम्ही म्यूट करा ना. हा माझं क्वेरीचं कंप्लीट होऊ दे. हा सर तुमचा ना आवाज जाम ब्लर होतोय, तुम्ही ऐकायला नाही द्या असं होतं. माईकचं खराब आहे माहिती आहे. जेव्हा आपण पेमेंट करतो ना ऑनलाईन पेमेंट, तेव्हा मग त्याची कुठली फॉर्मची गरज नसते, डायरेक्ट पे करू शकतो आपण. येस डायरेक्ट साईटवर जाऊन पे करू शकतो. यस. लक्ष्मी यू आर राइट. हम दोनों साथ में बात करेंगे तो ब्लर होता. ठीक है. ठीक है. ओके, ये समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है? इसको आप पहले समझ के लो. कल मैं ना एक्सेल शीट में एक एग्जांपल बनाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है ना. SGST में भी सेम. SGST क्रेडिट लेना है तो पहला SGST के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, बाद में IGST के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा. यानी मेरे SGST का अमाउंट है 1000 रुपया जो मैंने पेड किया, आगे मैंने कलेक्ट किया 1200 रुपया, तो मुझे 200 रुपया गवर्नमेंट को पे करना है. लेकिन तब भी IGST पेड किया हुआ रहेगा तो इट हैज़ टू बी गेट एडजस्टेड अगेंस्ट योर IGST. IGST के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा एंड दैट हैज़ टू बी पेड. ओके. उसके बाद है लास्ट में IGST. देखो IGST पहले IGST के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, उसके बाद CGST के अगेंस्ट एडजस्ट होएगा, उसके बाद SGST के अगेंस्ट. यानी IGST में कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो पहला वो कंसिडर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के साथ. अगर उसके बाद पेंडिंग अमाउंट रहेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लायंस करने के लिए अलाउड कर देगा. दैट इज कॉल्ड IGST. सो पहला ये राइट साइड का तीनों एडजस्टमेंट होता है, फिर जो बचा हुआ अमाउंट रहता है वो IGST के साथ एडजस्ट किया जाता है. क्लियर है? तसं बच्चेवर तो इंटरनल एग्रीमेंट होते हैं क्या HGST CGST? क्या हुआ? लेकिन वो ये दो बचे हुए ना HGST और CGST चलते क्या? नाही, मला कळतच नाही. CGST मी काय म्हटलं, जर आलं आणि IGST मध्ये आपल्याला सेटअप मिळतो, बरोबर आहे, आवाज ब्रेक होतो सर, नाही कळत. पण कोणाला पण CGST नाही. आवाज ब्रेक होतो सर, ऐकायलाच नाही येत. हॅलो. हा बोला सर. हा मी काय म्हणतोय, तुम्ही जे सेटअप सांगितलं ना की HGST CGST IGST सेटअप घेऊ शकतो, पण HGST आणि CGST यांच्यामध्ये सेटअप मिळतो का? नाही नाही, हा ते ऐकायचं. तो मिळणार नाही ना, कारण तो सेंट्रलचा रेव्हेन्यू आहे ना आणि तो स्टेटचा रेव्हेन्यू. स्टेट सेंट्रल बरोबर नाही शेअर करणार, सेंट्रल स्टेट बरोबर नाही शेअर करणार. ओके, आणि तो सोडला तर बाकी सर्व आपल्याला सेटअप मिळू शकतो. येस, IGST इज ऍडजस्टेबल एव्हरीवेअर. IGST कुठे ऍडजस्ट होते? Yes, yes. फक्त CGST इंटरनल ऍडजस्टमेंट होत हा, नाही. फक्त IGST ऍडजस्ट करताना पहिला IGST प्रेफर करेल हा. CGST ला, हा. नंतर SGST ला. त्यात पण आहे, म्हणजे IGST पहिले CGST प्रेफर करणार, उरलं तर SGST ला करणार. म्हणजे पहिलं ते सेंट्रलला, नंतर येस स्टेटला. येस. GST तो ऍक्च्युली तो हा याचा ITC चा पार्ट झाला ना. हा, इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या वेळेचा पार्ट आहे हा. पण तो बेसिकली IGST चा पार्ट झाला ऍक्च्युली. तो मग जातो सेंट्रलला जातो ना. असं नाही, स्टेटमध्ये पण येतोय ना तुमचं. HGST सेंट्रलला जातो ना. हो. पहिल्या तिकडे IGST पण होते आणि उरली तर CGST. हो येस, स्टेट मध्ये होणार. येस येस CGST मध्ये IGST, नंतर HGST मध्ये. येस येस. ह्या दोघांमध्ये ऍडजस्टमेंट होत नाही. नाही नाही होत नाही. म्हणजे भले ते आपल्याला मायनस आले तरी आपल्याला ते भरणं आहे. भरणं आहेत. एक प्लस आला तरी आपल्याला प्लस भरणं आहे. नाही, प्लस आले तुम्ही म्यूट करा, मी सांगतो. प्लस आले तर तुम्ही गव्हर्नमेंटला पे करताय, निगेटिव्ह आलं तर गव्हर्नमेंट तुम्हाला रिफंड देते.
ओके क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट पूछना है? हा ऑब्जेक्शन खूप गरजेचं आहे, हा सेटअपचा पार्ट आहे ना. आपलं हे माहिती असणे गरजेचं आहे की कुठला सेटअप कुठे मिळतो. जसं आम्ही प्रिव्हियसली वॅटमध्ये होतो तर सीएसटीने वॅटमध्ये सेटअप नाही मिळायचा. हॅलो, हो आम्ही जसं पे करायचो तिथे सेटअप मिळायचा. बरोबर बरोबर. ठीक आहे चालेल. ओके कोणाला डाऊट आहे? शॅल वी फिनिश द लेक्चर ओव्हर हिअर? आजचं लेक्चर आपण इथे स्टॉप करू, खूप मोठं झालं ॲक्च्युली. ओके सर. ओके रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स वी विल टेक इट टुमॉरो. ओके ओके थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.